हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिरेकल्स ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज से हम लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के गणित यानी मैथ पढ़ेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे। एग्ज़ाम का क्या पैटर्न है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक एक चीज़ को बारीकी से देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। लेट्स बिगिन। मैथ्स शुरू करने से पहले मैथ्स के सिलेबस में क्या क्या है, आइए सारे टॉपिक को देख लेते हैं एक बार। कितने टॉपिक हैं, कितने एक्सरसाइज हैं मैथ में। तो फ्रेंड्स, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर गणित पाठ्यक्रम में टोटल 14 अध्याय हैं और इसका पेपर 25 मार्क्स का पेपर होता है। जिसमें पहला अध्याय है संख्या तथा संख्यांक का बोध, अंकों का ज्ञान, स्थानीय मान। दूसरा अध्याय है गुणा तथा भाग की संकल्पना एवं संक्रियाएं। तीसरा अध्याय है भिन्न की संकल्पना तथा गणितीय संक्रियाएं। चौथे अध्याय में दशमलव संख्या की अवधारणा, दशमलव संख्या में प्रयुक्त अंकों का स्थानीय मान तथा गणितीय संक्रियाएं। पांचवा अध्याय है आपका अपवर्तक यानी विभाजक, अपवर्त यानी गुणज, समापवर्त की अवधारणा। छठा अध्याय है लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्त की अवधारणा, भाज्य तथा अभाज्य संख्याओं का अर्थ। फ्रेंड, इसको अभाज्य कर लीजिएगा। सातवां अध्याय है प्रतिशत का अर्थ तथा संकेत तथा प्रतिशत ज्ञात करना। आठवां अध्याय है अवर्गीकृत आंकड़ों का पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ तथा पाई ग्राफ द्वारा निरूपण। फ्रेंड्स, इसमें 3 तरह के ग्राफ हैं और जब हम ये वाला अध्याय पढ़ेंगे तो बहुत बारीकी से एक एक चीज़ देखेंगे। 9वां अध्याय है सजातीय तथा विजातीय गणितीय व्यंजकों का बोध, इनका जोड़ और घटाना। 10वां अध्याय है तल, तलखंड, बिंदु, रेखा, वक्र, रेखाखंड, किरण तथा कोण की संकल्पना। 11वां अध्याय है पटरी तथा प्रकार की सहायता से 60 डिग्री, 90 डिग्री तथा 120 डिग्री का कोण बनाना। 12वां अध्याय है कोण के प्रकार, जिसमें 3 कोण हैं, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। 13वां अध्याय है त्रिभुज, आयत, वर्ग तथा वृत्त की अवधारणा तथा इनके अंगों की जानकारी। और लास्ट 14वां अध्याय है परिमिति का अर्थ। तो फ्रेंड्स, ये टोटल 14 अध्याय आपके बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के कोर्स में है। हम लोग एक एक अध्याय को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अगर आप मेरा थंबनेल देख करके इस चैनल पर आए हैं कि 25 में 25 मार्क्स बीटीसी में यानी डीएलएड में क्यों नहीं आता, तो मैं आपको ये भी जानकारी दूंगा आज कि 25 में 25 मार्क्स न आने का क्या कारण है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने बीटेक भी कर रखा है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने बीएससी एमएससी कर रखा है, वो लोग भी डीएलएड का कोर्स कर रहे होते हैं, लेकिन उनके भी जो है 25 में 25 मार्क्स नहीं आता है। आखिर क्यों? तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, उसका मेन कारण ये है कि बीटीसी का पैटर्न एक अलग ही टाइप का है। जो बीटेक, बीएससी या एमएससी किए हुए स्टूडेंट हैं, उन लोगों को मैथ बहुत आता है, बड़े बड़े क्वेश्चन तो कर लेते हैं वो, लेकिन जब बीटीसी के पेपर में कोई क्वेश्चन लैंग्वेज वाला आ जाता है, किसी चीज़ की परिभाषा पूछ ली जाती है, तो ये स्टूडेंट उस क्वेश्चन को सही से नहीं लिख पाते, वहीं पे उनका मार्क्स कट जाता है। उसका मेन रीज़न यही है कि उनके 25 में 25 मार्क्स नहीं आते, क्योंकि कोई ज़रूरी ये नहीं है जो बड़े बड़े क्वेश्चन कर ले रहा है वो भाषा वाले क्वेश्चन को भी अच्छे से कर लेगा, क्योंकि भाषा वाले क्वेश्चन बिल्कुल ही अलग होते हैं जो
बीटेक, बीएससी या एमएससी में नहीं पढ़ाए जाते हैं, वहाँ का लेवल बहुत हाई होता है, जबकि यहाँ का लेवल 6 से लेकर के 8 तक की मैथ होती है, जो बहुत ही बेसिक होता है। और बेसिक का नॉलेज एमएससी, बीएससी या बीटेक में नहीं दिया जाता है। यही कारण है कि बीएससी, एमएससी या बीटेक का स्टूडेंट होने के बावजूद भी स्टूडेंट्स के 25 में 25 मार्क्स नहीं आते हैं। तो फ्रेंड्स, अब ऐसा नहीं होगा। अगर आप मेरे चैनल पे बने रहे, मेरी सारी वीडियो अच्छे से आप देखेंगे, तो आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, क्योंकि मैं बेसिक से लेकर के जितने लेवल तक का डीएलएड में पूछा जाता है, उससे एक लेवल ऊपर तक का पढ़ाऊँगा, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं और आपके 25 में 25 मार्क्स फिक्स हो जाए। तो 25 में 25 मार्क्स अगर लाने हैं तो मेरी सारी वीडियो अच्छे से वॉच कीजिए। अब मैं फ्रेंड्स आपको एक चीज़ और बता दूं कि मैथ्स पढ़ना कैसे है। तो इसके पढ़ने का तरीका मैं आपको बता देता हूं, बहुत ही साधारण है। आप मेरे वीडियो को देखते वक्त अपना कॉपी और पेन लेके साथ में बैठिए। जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाता हूं, आप उसके साथ एक नोट्स बनाते जाइए। जब मेरा वीडियो ख़त्म होगा तो आपका एक अच्छा सा नोट्स तैयार हो जाएगा। उसके बाद एक बार उसको रिवीजन कीजिए और फिर जब आपको 5-6 घंटे बाद एक टाइम मिले तो आप उस नोट्स को ले करके बैठिए और मेरा वीडियो ऑन कीजिए। आप वीडियो देखते जाइए और अपने नोट्स को रिकॉल करते जाइए। ऐसा आप करेंगे तो आपका मैथ्स बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा और 25 में 25 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए आइए देखते हैं पहला अध्याय क्या है। संख्या तथा संख्यांक का बोध, अंकों का ज्ञान और स्थानीय मान। फ्रेंड्स, इस अध्याय में 4 टॉपिक हैं। संख्या यानी नंबर, संख्यांक यानी न्यूमरल्स, अंकों का ज्ञान यानी डिजिट और स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू। ये 4 टॉपिक हमें पहले अध्याय में पढ़ने हैं। आइए देखते हैं। संख्या की देखिए परिभाषा मैंने लिखा है, जिन शब्दों से वस्तुओं की गिनती का बोध होता है उसे संख्या कहते हैं। तो इस फ्रेंड्स 25 में 25 मार्क्स लाने में यही भाषा वाले क्वेश्चन सहायक होते हैं। अगर 25 में 25 मार्क्स लाने हैं तो ये भाषा वाले क्वेश्चन को आप जरूर पढ़िए, क्योंकि यही भाषा वाले क्वेश्चन एग्जाम में सही से लोग लिख नहीं पाते, जिसकी वजह से मार्क्स कट जाते हैं और बहुत अच्छा मैथ, बहुत स्ट्रांग मैथ होते हुए भी 25 में 25 मार्क्स नहीं आते। तो देखिए, जिन शब्दों से वस्तुओं की गिनती का बोध होता है उसे संख्या कहते हैं। जैसे मैं अगर ये 5 बॉल बना दूं, 5 बॉल बनाने पे किसी से भी पूछा जाए, चाहे इंडियन हो, चाहे अमेरिकन हो, लैटिन हो, फ्रेंच हो, हर कोई, किसी के दिमाग में एक ही चीज़ आएगा कि ये 5 बॉल हैं। तो हमारी परिभाषा के अनुसार जिन शब्दों से वस्तुओं की गिनती का बोध हो, तो हमारे शब्द क्या हैं? 5। उससे बोध किसका हो रहा है? वस्तुओं का। कितने? 5। हाँ, ये अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से जाना जाएगा। जैसे हिंदी देवनागरी की बात करें तो इसको 5 बोला जाएगा। इंटरनेशनल लैंग्वेज की बात करें तो इसको 5 बोला जाएगा। रोमन की बात करें
तो इसको इस तरह से 5 बोला जाएगा, वी की तरह। चाहे जिस भाषा में हम इसको देखें तो इसको अल्टीमेटली 5 ही बोला जाएगा, बस उसके बोलने का तरीका अलग होगा। लेकिन अगर फिंगर पे सारे लोगों को अगर बोला जाए कि फिंगर दिखा के बताओ ये कितने बॉल हैं, तो सारे लोग एक ही चीज़ 5 फिंगर दिखाएंगे। यानी कि जो शब्द हैं 5 वो अलग अलग प्रतीक हो सकते हैं, लेकिन हर प्रतीक हमें केवल 5 ही दिखाएगा। तो ये शब्द ही संख्या कहलाती है। तो इसको फ्रेंड्स बहुत अच्छे से परिभाषा को ध्यान रखिए। जिन शब्दों से वस्तुओं की गिनती का बोध हो, यानी 5 हमारे जो मैंने एग्जाम्पल के रूप में लिखा है, इससे गिनती का एक बोध हो रहा है, तो इसे संख्या कहते हैं। अब फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं नेक्स्ट, संख्यांक क्या होता है। संख्यांक को न्यूमरल कहते हैं। तो इसकी परिभाषा देख लीजिए। संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त किया जाता है उन्हें संख्यांक कहते हैं। संख्यांक का अर्थ है कि संख्या को लिखने के लिए प्रयुक्त अंक। जैसे अगर मैं एक सारणी बना दूं, यहाँ पे यहाँ लिख दूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देवनागरी में लिख दूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। रोमन में भी लिख लेते हैं फ्रेंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो फ्रेंड्स संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त किया जाता है उन्हें संख्यांक कहते हैं। तो संख्या भी हमने क्या कहा था, मान लीजिए 5 बॉल हैं, 5 बॉल हैं। अब पांचों बॉल को प्रदर्शित करने का क्या तरीका होगा, ये तरीका है इंटरनेशनल लैंग्वेज में 5, देवनागरी में ये तरीका है व्यक्त करने का, और रोमन में ये तरीका है। ये तीनों तरीके अलग अलग लैंग्वेज में हैं। और भी किसी भाषा में अगर आप बात करेंगे, उर्दू में जैसे कुछ व्यक्त किया जाता होगा, या किसी और भाषा की बात करेंगे उसमें भी 5 को किसी भी तरीके से व्यक्त किया जाएगा, लेकिन वो भी 5 ही रहेगा। तो इस 5 गेंदों को व्यक्त करने का तरीका अलग अलग लिपियों में अलग अलग है। तो परिभाषा में यही लिखा हुआ है, संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो हमारी संख्या ये है, इनको किन संकेतों में व्यक्त किया, एक ये संकेत, ये संकेत, ये संकेत। तो ये संकेतों को व्यक्त करने की क्रिया को ही संख्यांक कहते हैं। जिन संकेतों में हम व्यक्त कर देते हैं उसे ही संख्यांक कहा जाता है। ध्यान से ये भी देखिए, आगे भी लिखा हुआ संख्यांक का अर्थ है कि संख्या को लिखने के लिए प्रयुक्त अंक। संख्या को लिखने के लिए प्रयुक्त अंक यही है, अलग अलग लिपियों में अलग अलग। तो संख्या और संख्यांक में फ्रेंड कभी भी कंफ्यूज मत होइए। संख्या क्या है, संख्या हमेशा फिक्स रहती है, 5 है तो 5 ही रहेगी, लेकिन संख्यांक को प्रदर्शित करने का तरीका अलग अलग भाषा या लिपि में अलग अलग हो जाता है। तो ये दोनों डिफरेंस है संख्या और संख्यांक में। आइए नेक्स्ट देखते हैं, संख्याओं के प्रकार। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं उसको देख लेते हैं। फ्रेंड ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही बेसिक है। इन्हीं बेसिक से डीएलएड में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जिसको लिखना आसान नहीं होता है बहुत ही आसान,
जिसने पढ़ा है इसको अच्छे से उसके लिए बहुत आसान, जिसने इसको नहीं पढ़ा है, जिसने बहुत मोटी मोटी किताबें पढ़ रखी हैं लेकिन ये बेसिक चीज़ नहीं पता है, वो यहीं पे कंफ्यूज हो जाता है, लिख नहीं पाता अच्छे से, इनकी परिभाषा जानता नहीं है वो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इससे आते हैं जो छूट जाते हैं, जबकि ये बहुत ही आसान होता है। तो इसको अच्छे से देख लीजिए, इग्नोर मत कीजिएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो पहली प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पहला जो है टॉपिक है अपना। तो फ्रेंड्स, गिनती की संख्याएं जो 1 से शुरू होकर, ये फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, 1 से शुरू होकर, मैं उन पॉइंटों को हाईलाइट कर दूंगा जो मेन चीज़ है। तो फ्रेंड्स, 1 से शुरू होकर के अनंत तक होती हैं, उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्रकृति में कोई भी चीज़ है, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो वो कम से कम 1 रहेगा या 1 से ज़्यादा ही होगा। तो प्राकृतिक संख्याएं वही हैं जो 1 या 1 से ज़्यादा होती हैं, 1 से शुरू होकर के अनंत तक चली जाती हैं, उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इनमें एक सबसे छोटी संख्या एवं सबसे पहली प्राकृतिक संख्या है। किसी भी प्राकृतिक संख्या की अगली संख्या भी प्राकृतिक संख्या ही होती है, क्योंकि फ्रेंड्स सबसे छोटी संख्या 1 है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे छोटी संख्या 1 है, तो इसके आगे वाली संख्या 2 ही होगी, 2 के आगे वाली 3 होगी, 3 के आगे वाली 4 होगी, इसी तरह से अनंत तक ये चली जाएगी। तो किसी भी प्राकृतिक संख्या की अगली संख्या भी प्राकृतिक संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या को n, ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछ लेता है कि प्राकृतिक संख्या को किससे दर्शाते हैं, तो प्राकृतिक संख्या को कैपिटल n या स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। इसको एक तरीके से मैं और चित्र द्वारा समझा देता हूं आपको, ताकि कभी ये भूले नहीं। फ्रेंड, अगर इसको XY रेखा पे दर्शाया जाए तो प्राकृतिक संख्या यहाँ से शुरू होती है, 1 2 3 4 5, इस तरह से अनंत तक ये चली जाएगी। तो ये 1 से लेकर के अनंत तक ये आपकी प्राकृतिक संख्या हो गई। इस पॉइंट को 0 पॉइंट कहते हैं, ये 0 इसमें प्राकृतिक संख्या में शामिल नहीं होता। तो फ्रेंड, अगर ये आपको ग्राफ भी याद रहेगा, माइंड में रहेगा, तो आप जो है कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। पूछ लेगा प्राकृतिक संख्या इनमें से कौन है, ऑप्शन दे देगा 0 1 2 1 2 3 0 -1 2 0 3 4। तो फ्रेंड्स, अगर इस तरह से मान लीजिए 4 ऑप्शन दे दिया, पूछे कि इनमें से प्राकृतिक संख्याओं का ऑप्शन कौन सा वाला है, तो ये देखिए 1 2 3 ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। इसमें 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन बेकार चला गया। इसमें -1 और 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन कट जाएगा। इसमें 0 आ गया फिर, इसलिए ये भी प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये भी कट जाएगा। तो इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन इसमें से बनते हैं जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसको आप बहुत अच्छे से देख लीजिए। अगला, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं फ्रेंड्स? जब शून्य को भी प्राकृतिक संख्याओं के समूह में सम्मिलित कर लिया जाए तो प्राप्त संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्याओं के समूह को W से प्रदर्शित किया जाता है। फ्रेंड्स, ये किस चीज़ से क्या प्रदर्शित किया जाता है, इसको आप बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन सीधा पूछ लेगा कि पूर्ण संख्याओं को किससे प्रदर्शित किया जाएगा। 4 ऑप्शन दे देगा आपको, एक n दे देगा, दूसरा W दे देगा, तीसरा Z दे देगा, चौथा I दे देगा। इनमें से प्राकृतिक संख्याओं को
किससे प्रदर्शित किया जा सकता है, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। पूर्ण संख्याओं को इनमें से किस संकेत द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो फ्रेंड पूर्ण संख्याओं को W द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जब शून्य को भी प्राकृतिक संख्याओं के समूह में सम्मिलित कर लिया जाए तो प्राप्त संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्याओं के समूह को W से प्रदर्शित किया जाता है। W ध्यान रखना, W फॉर होल। इंग्लिश में भी अगर आप ध्यान रखेंगे तो भी लिख लेंगे पूर्ण संख्या होल नंबर्स, जैसे 0, 1, 2, 3 इससे लेकर के अनंत तक ये सारी पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो फ्रेंड्स अगर इसको हम चार्ट पे प्रदर्शित करें, ग्राफ पे, तो यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से एंड सो ऑन, ये अनंत तक चला जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा था, प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से कहाँ तक होती हैं, यहाँ 1 से लेकर के अनंत तक। लेकिन परिभाषा में भी जैसा आपने देखा, जब शून्य को भी प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शामिल कर लिया जाए तो प्राकृतिक संख्याओं का समूह ये है, और अगर ये शून्य को भी इसमें शामिल कर ले तो ये पूर्ण संख्या बन जाती है। पूर्ण संख्या तो होल नंबर में 0 और ऐड हो जाता है प्राकृतिक संख्याओं के साथ, तो होल नंबर बन जाता है। पूर्ण संख्याओं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ फैक्ट हैं इसमें। पूर्ण संख्याएं जैसे शून्य एवं प्राकृतिक संख्याओं को सम्मिलित रूप से पूर्ण संख्याएं कहते हैं, जो अभी हमने पढ़ा उस पूर्ण संख्याओं की परिभाषा में कि शून्य को अगर प्राकृतिक संख्याओं में शामिल कर दिया जाए तो वो होल नंबर यानी पूर्ण संख्या बन जाती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होती है, जैसा आपने यहाँ पे देखा फ्रेंड, ये सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, 0 है। यहाँ भी देख सकते हैं आप, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। तो क्वेश्चन आ जाएगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, 0, 1, 2, -3 इस तरीके से, तो आप सीधा टिक मार देंगे, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो जैसा हमने परिभाषा में भी देखा कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में अगर 0 को शामिल कर दिया जाए तो वह पूर्ण संख्या बन जाती है। तो प्राकृतिक संख्याएं होती क्या हैं, 1, 2, 3 इस तरह से लेकर के अनंत तक जाता है ये। तो ये सारी प्राकृतिक संख्याएं जो हैं ये सब पूर्ण संख्याएं होती हैं, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत होती है। सब फ्रेंड्स सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या भी अनंत होती है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या भी अनंत ही होती है, क्योंकि इसमें देखेंगे आप पूर्ण संख्याओं के समूह में तो 0 से लेकर के अनंत तक है, तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत हो गई। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट देख लेते हैं क्रमागत पूर्ण संख्याएं। जैसा अगर आप ध्यान से इसको समझेंगे, नाम में ही प्रदर्शित हो रहा है क्रमागत, यानी कि क्रम से आने वाले पूर्ण संख्याएं। तो क्रमागत पूर्ण संख्याएं ऐसी पूर्ण संख्याएं होती हैं जो एक क्रम में होती हैं। क्रम में कैसे फ्रेंड, जैसे 1, 2, 3, 4 इस तरह से क्रम में हो, कोई उसमें गैप ना हो, जैसे ये क्रमागत हो गई। और 1, 3, 9, 12 ये क्रमागत नहीं है, तो ये क्रमागत पूर्ण संख्याएं नहीं है। लेकिन 1, 2, 3, 4 ये क्रमागत संख्याएं हैं। अगर इनमें देखेंगे तो 1 का डिफरेंस होता है हमेशा, तो इससे आप ध्यान रखिए कि जब भी 1 का डिफरेंस हो, जैसे 1 से 2 में 1 का डिफरेंस, 2 से 3 में 1 का डिफरेंस, 3 से 4 में 1 का डिफरेंस, तो ये क्रमागत पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। और 2 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का अंतर सदैव 1 होगा। अब ध्यान से आप देखिए, 1 से 2 में 1 का अंतर, 2 से 3 में भी 1 का अंतर, 3 से 4 में भी 1 ही का अंतर है। तो 2 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का अंतर सदैव 1 होगा। 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली एवं तीसरी संख्या के योग का
आधा दूसरी संख्या के बराबर होगा। तो इसको मैं आपको समझाता हूँ फ्रेंड। 3 क्रमागत पूर्ण संख्याएं, जैसे 1 2 3, 3 क्रमागत पूर्ण संख्याएं हैं ये। इनमें परिभाषा में क्या बता रहा है? पहली एवं तीसरी संख्या के योग। पहली संख्या क्या है? 1 और तीसरी संख्या क्या है? 3। अब इनका योग कितना हो गया? 4। पहली एवं तीसरी संख्या के योग का आधा, योग का अब आधा कर दीजिए, इसको 2 से भाग दे दीजिए, तो ये 2 हो गया। योग का आधा दूसरी संख्या के बराबर होगी, तो हमारी दूसरी संख्या क्या है? 2। यहाँ पे कितना आया? पहली और तीसरी संख्या के योग का आधा 2 आया, तो ये 2 है। तो फ्रेंड्स, ये हमेशा होगा कि अगर क्रमागत पूर्ण संख्याएं हैं तो पहली और तीसरी संख्या के योग का आधा हमेशा दूसरी संख्या होगी। जैसे आप इसको भी देख लीजिए, जैसे ये नंबर लिखा हुआ था अभी 1 2 3 4, तो अगर ये 3 संख्याएं लिखी हुई हैं तो पहली 2, तीसरी 4, इन दोनों का योग हो गया 6, आधा 3। तो पहली एवं तीसरी संख्या के योग का आधा हमेशा दूसरी संख्या होगी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, संख्या क्या होती है। फ्रेंड्स, प्राकृतिक संख्याओं में एक चीज़ और नोट कर लीजिए, पूर्ववर्ती और अनुवर्ती। ये क्या होता है? पूर्ववर्ती, जैसा शब्द से ही पता चल रहा है, पूर्व मतलब पहले आने वाले, पूर्ववर्ती मतलब पहले आने वाला, अनुवर्ती मतलब बाद में आने वाला। तो फ्रेंड, पूर्ववर्ती मतलब पहले आने वाला, अनुवर्ती मतलब बाद में आने वाला। तो अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो कोई भी प्राकृतिक संख्या जो किसी प्राकृतिक संख्या के पहले आती है वो उसकी पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। लेकिन एक संख्या 1 का पूर्ववर्ती कुछ नहीं होता है, क्योंकि सबसे छोटी संख्या प्राकृतिक संख्या 1 है, इसलिए 1 का कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं होता है। और 2 की पूर्ववर्ती संख्या अगर देखें तो 2 के पहले क्या आता है? 1, इसलिए 2 की पूर्ववर्ती संख्या 1। 3 की पूर्ववर्ती संख्या 2, 5 की पूर्ववर्ती संख्या 4, 100 की पूर्ववर्ती संख्या 99। तो फ्रेंड्स, जो भी पहले किसी संख्या के जस्ट पहले आने वाली संख्या उसकी पूर्ववर्ती संख्या होती है। 1 की कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती है, क्योंकि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, इसलिए उसकी कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती है, उससे पहले कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं आता। अनुवर्ती संख्या क्या होते हैं? जो बाद में आने वाली संख्याएं हैं। तो बाद में देखा जाए तो सबसे छोटी संख्या 1 हो गई, तो इसके बाद में आने वाली अनुवर्ती संख्या 2, जैसे 4 की अनुवर्ती 5, 10 की अनुवर्ती संख्या 11, 100 की अनुवर्ती संख्या 101। तो ये सारी अनुवर्ती संख्या हैं। तो अगर देखा जाए सबसे छोटी अनुवर्ती संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी अनुवर्ती संख्या 2 है। क्यों? क्योंकि सबसे छोटी संख्या प्राकृतिक संख्या 1 होती है, तो 1 के बाद 2 ही आता है, तो सबसे छोटी संख्या की अनुवर्ती संख्या 2 है, इसलिए जो है 2 सबसे छोटी अनुवर्ती संख्या है। तो फ्रेंड्स, पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्या से भी एक क्वेश्चन आ जाता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन आता है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, या तो ऑब्जेक्टिव में आएगा या तो अति लघुत्तरी में आएगा। 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये लघुत्तरी में नहीं आएगा, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ये नहीं आएगा, तो इसको आप ध्यान रखिए, बहुत ही आसान है। तो फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। पूर्णांक संख्याएं यानी इंटीजर नंबर्स क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं संख्याओं का ऐसा समुच्चय, समुच्चय को आप समूह भी लिख सकते हैं, संख्याओं का ऐसा समूह जो प्राकृतिक धन
तथा ऋण संबंधी संख्याओं के साथ साथ शून्य को भी शामिल कर ले पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय कहलाता है, समुच्चय या समूह कहलाता है। इसे आई से प्रदर्शित किया जाता है। इंटीजर नामी में है, इंटीजर आई पूर्णांक संख्या है, इंटीजर नंबर, इसे आई से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे आई इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से -1 0 फिर 1 से लेके प्लस इनफाइनाइट तक। तो फ्रेंड अगर इसको ग्राफ से आप समझेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। जैसे ये ग्राफ है, ये 0 इधर +1 2 3 4 एंड सो ऑन, और इधर -1 -2 -3 -4, इस तरह से एंड सो ऑन अनंत तक, और इधर भी अनंत तक। ये माइनस अनंत हो गया और ये प्लस अनंत। तो फ्रेंड पूर्णांक संख्या क्या होती है? संख्याओं का ऐसा समुच्चय या समूह जो प्राकृतिक धन संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 से लेकर के अनंत तक प्राकृतिक संख्या तथा ऋण संबंधी संख्याओं के साथ। ये ऋण संख्याएं हैं, ये प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं, ये ऋण संख्याएं भी केवल कहेंगे इनको ऋण संख्याएं, प्राकृतिक संख्या नहीं है ये। के साथ जीरो को भी सम्मिलित कर ले, ये जीरो को भी इसमें शामिल कर ले तो ये इंटीजर नंबर कहलाता है। तो फ्रेंड हमने क्या पढ़ा था? प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 से लेकर के अनंत तक। और होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याओं में अगर जीरो को भी सम्मिलित कर लिया जाए, यानी 0 से लेकर के अनंत तक होल नंबर हो गया। लेकिन अगर पूर्णांक संख्याओं की बात करेंगे तो 0 प्राकृतिक संख्याएं, 0 और माइनस की सारी संख्याओं को अगर इसमें सम्मिलित कर लिया जाए तो इसे पूर्णांक संख्याएं कहते हैं, इंटीजर नंबर। इसको आई से प्रदर्शित करते हैं। ये ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, आई से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन बनता है संकेतों का कि किसको किस चीज़ से प्रदर्शित किया जाता है। अभी मैंने ग्राफ से भी बता दिया, तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा, एक माइंड में पिक्चर बन गई होगी कि प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं, कहाँ से शुरू होती हैं, पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर कहाँ से होता है, होल नंबर 0 से लेकर अनंत तक। और अगर पूर्णांक संख्याओं की बात करेंगे तो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या के साथ जो है माइनस वाली संख्याओं को भी इसमें सम्मिलित कर लिया जाता है। तो देखेंगे तो पूर्ण संख्याएं का दायरा बड़ा हो गया। सबसे छोटा दायरा प्राकृतिक संख्या का है, उससे बड़ा दायरा पूर्ण संख्या का है, और सबसे बड़ा दायरा पूर्णांक संख्याओं का है, इंटीजर नंबर उसका। अब फ्रेंड्स जैसा हमने पूर्ण संख्याओं को देखा, प्राकृतिक धन संख्याएं और ऋण संख्याओं के साथ साथ जीरो को भी उसने शामिल किया हुआ है, तो इसको दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है। पूर्णांक, धन पूर्णांक, पूर्णांक संख्याओं को दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक तो ये हो गया धन पूर्णांक, एक हो गया ऋण पूर्णांक। तो प्राकृतिक संख्याओं को धन पूर्णांक भी कहा जाता है, इसे जेड से प्रदर्शित किया जाता है। तो फ्रेंड आपने देखा पूर्णांक संख्याओं को किससे प्रदर्शित करते थे? आई से। लेकिन धन पूर्णांक संख्याओं को किससे प्रदर्शित करेंगे? जेड प्लस से। यहां पे प्लस लगा लीजिए फ्रेंड, जेड प्लस से प्रदर्शित किया जाता है। पूर्णांक संख्याओं में सबसे बड़ी धन पूर्णांक संख्या अनंत तथा सबसे छोटी धन पूर्णांक संख्या 1 होती है। और ऋण पूर्णांक किसे कहते हैं? ऋण चिन्ह युक्त। यहां फ्रेंड ऋण लिखना भूल गया है, तो यहां आप लिख लीजिए ऋण चिन्ह युक्त प्राकृतिक संख्याओं को ऋण पूर्णांक कहते हैं। यदि किसी बड़े धन पूर्णांक में से छोटा धन पूर्णांक घटाया जाए तो हमें एक छोटा धन पूर्णांक प्राप्त होता है। जैसे ऐसे समझ लेते हैं फ्रेंड,
एक बड़े धन पूर्णांक से छोटा धन पूर्णांक घटा दीजिए। जैसे 3 में से 1 घटा दिया जाए छोटा धन पूर्णांक तो 2 प्राप्त होगा। तो वही, यदि किसी बड़े धन पूर्णांक से छोटा धन पूर्णांक घटाया जाए तो हमें एक छोटा धन पूर्णांक प्राप्त होता है। छोटा धन पूर्णांक प्राप्त हो गया, 3 से छोटा यही है। परंतु यदि हम किसी छोटे धन पूर्णांक में से बड़ा पूर्णांक घटाएं तो हमें ऋण पूर्णांक प्राप्त होता है। ये कैसे है फ्रेंड? ये देखिए, जैसे 1 में से अगर 3 को घटाना रहे तो क्या आएगा? -2, यानी एक ऋण पूर्णांक प्राप्त होता है। तो वही ये परिभाषा में बता रहे हैं, यदि हम किसी छोटे धन पूर्णांक में से बड़ा धन पूर्णांक घटाएंगे तो हमें ऋण पूर्णांक प्राप्त होता है। इसे z- से प्रदर्शित किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ऋण पूर्णांक को z- से प्रदर्शित करते हैं और धन पूर्णांक को z+ से। ये संकेत फ्रेंड बहुत अच्छे से जो है आप ध्यान रखिएगा, ये संकेतों से एक क्वेश्चन बन जाता है बहुत आसानी से। ऋण पूर्णांक संख्याओं में सबसे बड़ी ऋण पूर्णांक संख्या -1 है। फ्रेंड, यहाँ पे एक चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ, ऋण जितनी बड़ी संख्या के साथ लगेगा, मान लीजिए -10, 10 के आगे ऋण लग गया और 1 के आगे ऋण लग गया, तो ये -10 वाली संख्या छोटी संख्या हो जाएगी और ये -1 वाली संख्या ये बड़ी संख्या होगी। तो फ्रेंड, ऋण पूर्णांक संख्याओं में सबसे बड़ी ऋण पूर्णांक संख्या -1 है तथा सबसे छोटी ऋण पूर्णांक संख्या अनंत। अनंत को ऐसे लिखा जाता है फ्रेंड, ऐसे। आइए फ्रेंड, नेक्स्ट देखते हैं परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्या क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां p और q 2 पूर्णांक हैं। ये फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जहां q की वैल्यू 0 नहीं होगी। q की वैल्यू q इज नॉट इक्वल टू 0, वो सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। जैसे 3/4, 5/7, 11/23, 100/114। कोई भी ऐसी संख्या जिसको बट्टे के रूप में व्यक्त किया जा सके, वो सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। अगर मैं लिख दूं ये 5, 7, 1, 2, तो क्या ये परिमेय संख्याएं हैं? ऑप्शन में दे देगा। क्या ये परिमेय संख्याएं हैं? इनमें से कौन कौन सी परिमेय संख्याएं नहीं हैं? तो फ्रेंड, ये सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। क्यों? क्योंकि इनको p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कैसे करेंगे? 5/1 कर दीजिए, 7/1 कर दीजिए, 1/1 कर दीजिए, 2/1 कर दीजिए। देखिए, p/q के रूप में ये व्यक्त हो गया, p/q के रूप में ये व्यक्त हो गया। तो ये सब संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या क्या होती हैं? वैसी वास्तविक संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अर्थात वैसी संख्याएं जिसे पूर्णांक के अनुपात के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, साथ ही अंश और हर के रूप में भी व्यक्त नहीं किया जा सकता है, वह अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो फ्रेंड, अपरिमेय संख्याएं वो हैं जिनको p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो फिर कौन सी ऐसी संख्याएं होंगी? तो ये संख्याएं हैं अपरिमेय संख्याएं, जैसे √5, √7, √10, √60/9। ये सारी संख्याएं फ्रेंड, इनको p/q के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता, क्योंकि p/q के रूप में व्यक्त करने के लिए ये जरूरी है कि p भी एक पूर्णांक हो और q भी एक पूर्णांक हो। तो इसकी वैल्यू
कुछ ऐसी आती है 2 पॉइंट समथिंग ऐसे करके, इसलिए ये इसको हम ये P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, इसलिए ये सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड क्या है, परिमेय व अपरिमेय संख्याओं संबंधी तथ्य। तो फैक्ट से क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि फ्रेंड आपको पता होगा फैक्ट कभी चेंज नहीं होता है। तो पहला क्या है फैक्ट, अपरिमेय संख्याएं कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं। तो जैसा भी हमने पढ़ा भी है, अपरिमेय संख्याएं जैसे √5, √7, √10, √7/9, ये सारी संख्याएं क्या हैं, पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं। तो अपरिमेय संख्याएं कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं। 2 परिमेय संख्याओं का योग एक परिमेय संख्या होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। 2 परिमेय संख्याओं का योग एक परिमेय संख्या होगी, जैसे 2/3 और 3/6। अगर इनको हम सॉल्व करेंगे 7/6, ये आंसर आया। तो ये क्या है, 7/6 एक परिमेय संख्या है, यानी P/Q के रूप में है। तो 2 परिमेय संख्याओं का योग एक परिमेय संख्या ही होती है, इसको ध्यान रखिएगा। तीसरा, 2 परिमेय संख्याओं का गुणा एक परिमेय संख्या होगी, इसको भी देख लेते हैं। 2 परिमेय संख्या लिख लेते हैं, 2/3 गुणा 3/4। तो इसको गुणा कर दीजिए, 3 दूना 6 बटे 4 3 12। तो 6 कम 6 दूना 12, 1/2। तो आप इसमें देखेंगे फ्रेंड कितना आया, 1/2, यानी 2 परिमेय संख्याओं का गुणा भी एक परिमेय संख्या ही होगी। 2 परिमेय संख्याओं का गुणा एक परिमेय संख्या होगी, ये भी प्रूफ हो गया। एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या, इसको ध्यान से देखिएगा। एक परिमेय संख्या जैसे 2/3 ले लो, प्लस एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय मान लीजिए √2 ले लिया, का योग एक अपरिमेय संख्या होगी। तो फ्रेंड इसको आप सॉल्व करेंगे तो कुछ इसी फॉर्म में रहेगा ये। तो ये एक अपरिमेय संख्या है। एक परिमेय एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणा एक अपरिमेय संख्या होगी। कैसे, इसी एग्जांपल को अगर ले लें, 2/3 गुणा √2, तो कितना हो गया, 2√2/3। तो अगर इसको आप देखेंगे फ्रेंड, तो एक ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, और इन दोनों का गुणा कर दिया तो एक क्या प्राप्त हुआ, अपरिमेय संख्या है। तो एक अपरिमेय संख्या प्राप्त हुआ। तो एक अपरिमेय संख्या एवं एक परिमेय संख्या का गुणा एक अपरिमेय संख्या होगा। तो फ्रेंड हमेशा याद रखिए, जहाँ पे भी एक ट्रिक बैठा लीजिए माइंड में, जहाँ पर भी चाहे वो गुणा हो या जोड़ हो या घटाना हो, अगर अपरिमेय संख्या वहाँ पे आ गया तो उसका परिणाम हमेशा अपरिमेय संख्या ही होगा। अगर दोनों परिमेय संख्या हो, चाहे गुणा हो, जोड़ हो, घटाना हो, वो परिमेय संख्या ही होगा। और अपरिमेय संख्याएं कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर। तो इसके शब्द से ही क्लियर हो रहा है, अभाज्य, जो भाज्य नहीं है, यानी जिसको किसी भी संख्या से भाग नहीं दिया जा सकता, वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है, प्राइम नंबर। तो वे एक से बड़ी प्राकृतिक संख्याएं जिनके स्वयं और एक के अतिरिक्त, यही परिभाषा में मेन चीज है, स्वयं और एक के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड नहीं होते, और कोई गुणनखंड नहीं होते, अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर कहलाती हैं। तो कौन कौन सी होंगी अभाज्य संख्याएं, जैसे 2, 3, 5, 7,
11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41। फ्रेंड मैंने इतना सारा क्यों लिखा, उसका रीज़न है क्योंकि पूछ लेगा इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य है। ऑप्शन में दे देगा, मान लीजिए 31 दे दिया, 4 दे दिया, 6 दे दिया, 9 दे दिया, साथ में 31 दे दिया, या इनमें से कोई दे दिया और उसके साथ 4, 6, 9, 15 ऐसे कुछ भी दे सकता है, तो पूछ लेगा। तो इनमें से इसी तरह से ये अनंत तक जो है चला जाएगा अभाज्य संख्या। तो परिभाषा जैसा हमने देखा है, वे एक से बड़ी प्राकृतिक संख्याएं जिनके स्वयं और एक के अतिरिक्त, स्वयं यानी जैसे अगर 2 की बात करें तो 2 को किससे विभाजित किया जा सकता है, केवल 2 से या फिर 1 से। तो स्वयं और 1 के अतिरिक्त इन दोनों को नहीं लेना है, स्वयं और 2 के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड नहीं होता। अब इनमें से कोई भी संख्या जो मैंने लिखा है आप देखेंगे तो इनमें से किसी भी संख्या का कोई और गुणनखंड है ही नहीं, यानी किसी भी संख्या से इन संख्याओं को विभाजित नहीं किया जा सकता। तो ये संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और एक चीज़ और नोट कीजिए, अगर आप क्लियर कर रहे होंगे कि 2 इन अभाज्य संख्याओं में केवल 2 एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या है। इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे, सम संख्याएं और विषम संख्याएं। लेकिन अभी आप ध्यान रखिए कि 2 एक ऐसी छोटी संख्या है, 2 एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या है और अभाज्य है। इसके अलावा कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं हो सकती 2 के अलावा। यही एक यूनिक है सम संख्या जो अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट, सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स। तो फ्रेंड जहां भी सह वर्ड आ गया या को आ गया, इसका मतलब वो अकेला नहीं है, कम से कम 2 तो होंगे ही, कम से कम 2 होंगे। तो इसको ध्यान रखिए, सह अभाज्य संख्याएं यानी कम से कम 2 तो होंगे ही। आइए देखते हैं क्या है। 2 संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 और 3 का एग्जांपल ले लूं, इन दोनों में केवल एक है जिससे भाग दिया जा सकता है, जो दोनों में कॉमन है। लेकिन हमें क्या कह रहा परिभाषा में, 2 संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है ही नहीं। अब इन दोनों में कोई उभयनिष्ठ नहीं है, या इन सभी संख्याओं में जो मैंने ऊपर लिखा है इनमें से कोई भी 2 आप उठा लीजिए, कोई भी 2, इनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है ही नहीं। और भी देख सकते हैं, जैसे 6 ले लूं, 11 ले लूं, इन दोनों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है एक के अलावा, तो ये भी सहअभाज्य हैं। जबकि देखा जाए तो अभाज्य संख्याओं में ये 6 नहीं है, इन संख्याओं में, अभाज्य संख्याओं में 6 नहीं है, लेकिन सहअभाज्य संख्याओं में 6 है। जैसे 9 और 16 देखा जाए तो ये भी, इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये भी सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। तो कभी भी फ्रेंड जब पूछे इनमें से सहअभाज्य संख्याएं कौन है, तो कम से कम 2 संख्या तो दी ही रहेगी, और उसमें हमें यही देखना है कि कोई एक कॉमन फैक्टर है या नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूं 6 और 9, तो 6 के अगर फैक्टर करूं तो 2 गुणा 3 हो गया, 9 के अगर मैं फैक्टर करूं तो 3 गुणा 3 हो गया। तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 3। इन दोनों में कॉमन फैक्टर 3 है, इसलिए 6 और 9 सहअभाज्य संख्याएं नहीं हैं। 6 सहअभाज्य संख्याओं को होने के लिए दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे इसको देखा जाए, 9 को 3 गुणा 3 लिख सकते हैं, और 16 को 4 गुणा 4 लिख सकते हैं।
फ्रेंड आप देखेंगे तो इनमें जो है ये 3 गुणा 3 है, ये 4 गुणा 4 है, इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए ये दोनों संख्याएं 9 और 16 सहभाज्य संख्याएं होंगी, लेकिन 6 और 9 सहभाज्य संख्याएं नहीं है। आइए फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? रियल नंबर्स। परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याएं मिलाकर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उसे वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्या या तो परिमेय संख्या होती है या अपरिमेय संख्या होती है। अन्य शब्दों में आम गणना में प्रयोग होने वाले सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो इसको आप ध्यान से देखिए, परिमेय संख्याओं तथा अपरिमेय संख्याएं ये दोनों मिल करके जो संख्या बनाती हैं उसे वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर कहते हैं। तो अगर समूह बनाया जाए तो परिमेय संख्या यानी P/Q के रूप में, जैसे 2/3, 4/7 इस टाइप की, और अपरिमेय संख्या है जैसे √2, √3, √5, ये सारी अपरिमेय संख्याएं हैं और ये दोनों परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय प्लस अपरिमेय संख्या। तो ये दोनों मिला करके जो संख्या बनेगा उसे वास्तविक संख्या कहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है सम संख्याएं और विषम संख्याएं। सम संख्या क्या होती हैं? बहुत ही आसान है ये। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं, अर्थात 2 से भाग देने पर शेषफल क्या बचे? 0 बचे, वो सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8 एंड 0 को भी सम संख्या माना जाता है, इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे। 0 को विषम संख्या की श्रेणी में नहीं रखा गया है, सम संख्या इसको मानते हैं, तो इसलिए सम संख्या क्या हो गई? 0, 2, 4, 6, 8, यानी 2 से जो भी विभाजित हो जाए वो सारे, शेषफल 0 आए 2 से विभाजित करने पर, वो सारी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हों, अर्थात 2 से भाग देने पर शेषफल क्या बचे? 1। 2 से भाग देने पर शेषफल 1 बचे, वो संख्याएं क्या होती हैं? विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, इस तरह से ये सारी संख्याएं अनंत तक ऐसी चली जाएंगी, ये सारी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाएंगी। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बने हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।